लेक्चर है और ये लेक्चर पिछले लेक्चर का तसलसल है जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू सीक्वल जो स्ट्रक्चर पूरी लैंग्वेज है उसकी डिफरेंट क्लासेस को डिफरेंट उसकी जो लैंग्वेज के पूरी स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस कर रहे थे। आगे हम फर्दर ऑपरेशंस जो हमें फैसिलिटेट करता है सीक्वल उनके बारे में अभी स्टडी करेंगे। तो उन ऑपरेशंस में पहला जो है वो आ गया है हमारे पास रीनेम ऑपरेशन। रीनेम ऑपरेशन जो एज है, एज का जो कीवर्ड है अगर ये रिलेशन के बाद लिखा जाए और उसके बाद आप कोई एक नाम दे दें, लाइक यहाँ पे एग्जांपल के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो ये फ्रॉम के बाद लास्ट में लेक्चर पढ़ा था कि फ्रॉम के बाद रिलेशन का नाम आता है। तो रिलेशन के नाम के साथ हमने एज का कीवर्ड यूज़ किया और इसको टी का नाम दे दिया, यानी कि अब इंस्ट्रक्टर का जो रिलेशन है बजाय इसके कि एक नंबर नाम लिखा जाए, जहाँ पर भी हमें इंस्ट्रक्टर के रिलेशन के कोई कॉलम्स या कोई मतलब यूज़ करना होगा वहाँ पे हम लोग जस्ट टी वर्ड यूज़ करेंगे, टी कैपिटल यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब इंस्ट्रक्टर का टेबल होगा। इसी तरह इसी इंस्ट्रक्टर के टेबल को हमने एक दफ़ा एस भी कहा है। ये बेसिकली एक सेल्फ ज्वाइन की एग्जाम्पल है कि जब एक टेबल में अपने आप से ही ज्वाइन करना हो तो उस कंडीशन में इस तरह से एलियस दे देते हैं। मतलब जिस तरह से आप लोगों के घरों में ना एक निकनेम होता है और एक आपका ओरिजिनल रिकॉर्ड में नहीं होता। तो अब इसी तरह से इन टेबल्स का ये पहले मतलब रिकॉर्ड के अंदर जो डेटाबेस के अंदर जो इनके नेम है वो है और रन टाइम पे क्यूरी में उनका एलियस रख दिया जाता है, उनका एक और नाम रख दिया जाता है। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, एज ऑपरेटर क्या है जी, हमारा रीनेम ऑपरेशन के लिए यूज होता है। और रीनेम ऑपरेशन में जैसा मैंने पहले बताया कि करना क्यों पड़ता है, करना सेट ज्वाइन जब भी करना होता है मतलब एक ही पूरे के अंदर एक ही टेबल को 2 या 3 दफ़ा या इससे भी ज़्यादा दफ़ा में जब आपने यूज़ करना है और आपस में ज्वाइनिंग करनी है टेबल्स की, तो देन हमारा जो है हमें एलियस यूज़ करने पड़ते हैं। जिस तरह से इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें रिलेशन है एम्प्लॉय, अब यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर पर्सन है, उनके पर्सन का नाम आ रहा है और उसका सुपरवाइज़र का नाम आ रहा है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द सुपरवाइज़र ऑफ बॉब, मतलब ये जो बंदा बॉब है इसके सुपरवाइज़र का नाम फाइंड करना है। तो फाइंड द सुपरवाइज़र ऑफ बॉब। अब अगर हमें ये करना पड़े कि हम अगर बॉब के सुपरवाइज़र का नाम पूछें तो हम सिंपल ये लिखेंगे सिलेक्ट सुपरवाइज़र फ्रॉम एम सुपर वेयर पर्सन नेम इज इक्वल टू बॉब। तो ये इससे हमें ये पहली रिक्वायरमेंट के लिए हमारी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर हमें सेकंड के लिए करना है फाइंड द सुपरवाइज़र ऑफ द सुपरवाइज़र ऑफ बॉब, मतलब सुपरवाइज़र का जो सुपरवाइज़र है यानी कि एलियस का जो है सुपरवाइज़र वो चाहिए। तो इसके लिए लामहला हमें इसी टेबल के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देन हम कुछ जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास बेसिकली 4 कॉलम्स हो जाएंगे। 4 कॉलम्स, एक पर्सन का कॉलम पहले वाले से और जिस तरह सुपरवाइज़र का कॉलम पहले वाले टेबल से और एक जो उसका रेप्लिका हमने एक साथ में ज्वाइन करने के लिए बनाया होगा दूसरा उससे। तो इस एग्जाम्पल को आगे जाके देखते हैं जी। सीक्वल इंक्लूड अ स्ट्रिंग मैचिंग। अच्छा, अब इस केस के अंदर अगर हम इसको ज्वाइन करें तो हमारा टेबल जो है अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट को याद करें तो उसी तरह से मतलब ज्वाइन को बेसिकली तो हम वेयर की क्लास के अंदर यानी प्रेडिकेट के अंदर क्या लगाएंगे, वेयर अगर हम कहते हैं इसकी मैं यहाँ पे बल्कि क्यूरी भी आपको लिख देता हूँ कि ये क्यूरी किस तरह की होगी। इसका रन टाइम पे ही हम लिख देते हैं सेलेक्ट, हमें चाहिए क्या जी सुपरवाइज़र और ये सुपरवाइज़र चाहिए कौन सा है जी, E2 का सुपरवाइज़र चाहिए फ्रॉम किससे जी एम सुपर, इसको हम कह देते हैं एरिस देते हैं E1 का
ठीक है। और दूसरा है here m super as e2 where e1 dot supervisor is equal to e2 का वो बन रहा है पर्सन। तो जहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं वहाँ पे आप e2 का सुपरवाइजर वो हमें शो कर दें। तो हमें जाके ये सेकंड के लिए लिखिए, ये जो फाइंड द सुपरवाइजर ऑफ बॉब। अच्छा, और इसमें एंड की कंडीशन और भी लगाएं, एंड E1 के अंदर E1 डॉट पर्सन के अंदर क्या होगी, पर्सन के अंदर होगी वो बॉब। अब ये रिजल्ट आपको देगी कि बॉब के सुपरवाइजर का सुपरवाइजर। कैन यू फाइंड ऑल द सुपरवाइजर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ बॉब। यानी कि अब ये क्या होगा कि अब बॉब का सुपरवाइजर कौन, एलिस, एलिस का सुपरवाइजर कौन होगा जी, डेविड, और डेविड का सुपरवाइजर कौन होगा, मैरी। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 टाइम किसी टेबल को हमें फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर हम ये तीसरे वाले, अब दो के लिए मैंने आपको बना दिया, अब तीसरे के लिए आपने खुद से अपनी एग्जाम्पल इसको जनरेट करना है। आगे मूव करते हैं जी। सीक्वल स्ट्रिंग्स, सीक्वल के अंदर क्योंकि हम स्ट्रिंग्स को हैंडल करते हैं, इसमें डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस हैं इनके लिए, स्ट्रिंग्स के लिए। इसमें क्या क्या है जी, सबसे पहले जी लाइक ऑपरेटर। अगर हमें कुछ फॉर एग्जाम्पल हमें डेटाबेस के टेबल से, इंस्ट्रक्टर के टेबल से ऐसे इंस्ट्रक्टर ढूंढनी है जिनका नाम क्या है जी, वसीम है फॉर एग्जाम्पल। तो हमें वसीम ये नहीं पता WSIM से वसीम लिखा गया है या WSWM से सेव होगा। तो हम क्या कर देंगे, हम ये कहेंगे कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर देयर नेम लाइक WAS अगर हम लिख देंगे तो उससे क्या होगा कि सिर्फ उन लोगों के नाम हमारे पास आएंगे जिनके शुरू में कुछ भी हो, कोई भी स्ट्रिंग हो, मतलब ये परसेंटेज का साइन ये जाहिर तरह के शुरू में कुछ भी हो, स्ट्रिंग के शुरू में कुछ भी हो तो कोई मसला नहीं है, और इस तरह से स्ट्रिंग के बाद में भी कुछ भी हो तो उससे भी कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा कि सिर्फ ये कैरेक्टर्स जहाँ मैच होंगे पूरे कॉलम के अंदर, नेम के पूरे कॉलम के अंदर जहाँ WAS कैरेक्टर्स मैच होंगे वो सारे के सारे नेम उठा के हमें शो करा देगा। तो ये है परसेंटेज का साइन दैट मैचेस एनी सबस्ट्रिंग मतलब उसका स्ट्रिंग का एक छोटा पार्ट। अब इस केस के अंदर ना ये शुरू का पोर्शन देखेगा स्ट्रिंग के, ना ये एंड का देखेगा। जहाँ भी ये 3 कैरेक्टर्स मैच होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स, वो सारे टप्पर्स, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके नाम जो है ये शो कर देगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा है कि अंडरस्कोर द कैरेक्टर मैचेस एनी कैरेक्टर। अब अंडरस्कोर अगर किसी में भी हम डाल देंगे, किसी भी लाइक अगर हम यहीं पे अगर अंडरस्कोर डालें बजाय इसके हम ये करें तो इसका मतलब ये है कि इस अंडरस्कोर के नेम जो होगा हमें ऐसे नेम चाहिए जिनका पहला कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन उससे आगे जो है वो क्या हो, WAS हो, और फिर उसके बाद कोई भी कैरेक्टर्स हो। तो ये जो अंडरस्कोर का ये है, ये किसी एक कैरेक्टर को अगर आपने यानी कि एक कैरेक्टर की प्लेस पे जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी कैरेक्टर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर आ जाए, अगर उसको मतलब आपको ये नहीं पता कि पहला कैरेक्टर क्या है, ये दरमियान में कोई कैरेक्टर आपको नहीं पता, तो अगर वहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा दें तो बाकी जो है वो एज इट इज़ रहने दें। तो आपका जो उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जो भी कैरेक्टर होगा अगर वो आपका स्ट्रिंग का मैच नहीं भी हो रहा, आपको नहीं भी पता, तो भी वो सारे नेम्स ये शो करा देगा। तो बेसिकली अंडरस्कोर क्या कर रहा है कि किसी भी एक कैरेक्टर की को कंपेयर किए बगैर, मतलब आप यहाँ पे देखें तो ये पहला कैरेक्टर कंपेयर किए बगैर WAS को उसको कंपेयर करेगा और WAS के बाद जितनी चीज़ें होंगी उसको भी ये इग्नोर कर देगा। तो ऐसे सारे नाम उठा के ले आएगा कि जिसका पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, दरमियान में जो है WAS को, और उसके बाद भी कोई भी कैरेक्टर्स हो तो वो सारे के सारे उठा के ले आएगा। और जो
बैक स्लैश है, ये हमारा एस्केप करैक्टर कहलाता है। ये बेसिकली क्या करता है कि इसके बाद यानी कि इस बैक स्लैश जहाँ पर डाल देंगे इसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ये सारे के सारे इग्नोर हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। आगे चलते हैं। इसके अलावा और भी स्ट्रिंग्स के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन हैं। पैटर्न्स आर केस सेंसिटिव, मतलब कि जितने भी ये स्ट्रिंग मैचिंग चीज़ें हैं ये सारी केस सेंसिटिव हैं। पैटर्न मैचिंग एग्जाम्पल्स, अब इंट्रो इसका आई कैपिटल है और बाद में इसके ये परसेंटेज का सिंबल है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी वर्ड्स ये स्ट्रिंग्स जो हैं वो इंट्रो INTRO से स्टार्ट होते होंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद बेशक उसके कुछ भी हो, लेकिन शुरू इससे होता होगा तो सारे स्ट्रिंग्स उठा लेगा। अगर इसके इसी तरह से अगर इसके आगे और पीछे दोनों तरफ परसेंटेज साइन लगा दें तो शुरू भी जिससे मर्जी हो, एंड भी जिसकी मर्जी हो, जहाँ पे CONT आ जाएगा वो सारी स्ट्रिंग्स ये सब स्ट्रिंग्स उठा लेगा। अच्छा, ये तीन मैंने अंडरस्कोर डाले हुए हैं। ये तीन अंडरस्कोर क्या कर रहे हैं कि ऐसे तमाम कैरेक्टर्स उठा लिए जाएंगे जो कि 3 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल होंगे। मतलब जो भी ऐसे तमाम स्ट्रिंग्स जो कि 3 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल होंगी वो सारी की सारी, अगर हम ग्रेड क्लास के अंदर कंपैरिजन में ये 3 कैरेक्टर्स ये 3 अंडरस्कोर दे देंगे तो वो कोई भी 3 कैरेक्टर्स वाले स्ट्रिंग्स वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। इस तरह से ये 3 अंडरस्कोर और उसके बाद परसेंटेज। अब इससे क्या होगा, मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स, मतलब जितनी भी ऐसी स्ट्रिंग होंगी कि जिनके 3 कैरेक्टर या 3 से ज़्यादा होंगे वो सारे के सारे इस केस में मैच करके वो पिक कर ली जाएंगी। सीक्वेंस सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशन सच एज, अच्छा कंकैटिनेशन भी हो सकती है। 2 स्ट्रिंग हैं, अगर आप उनको जोड़ना है तो इस सिंबल के थ्रू आप दो को जोड़ सकते हैं। अच्छा, अगर आपने किसी आपके कोई जो कॉलम है उसमें जो डेटा है वो अपर में केस में है तो आप उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रिंग लेंथ का एक फंक्शन है तो वो है इसी तरह सबस्ट्रिंग SUBSTR सबस्ट्रिंग का एक फंक्शन है, तो उससे आप जितने भी कैरेक्टर्स, मतलब अगर एक वर्ड जो है वो 10 कैरेक्टर्स का है तो अगर आप सबस्ट्रिंग 5 कर लेंगे तो आपके 5 कैरेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे, मतलब उसके फर्स्ट 5 आ जाएंगे। इसी तरह से आप सेकंड 5 भी कर सकते हैं, क्योंकि सबस्ट्रिंग के फंक्शन के अंदर 3 वैल्यूज देनी होती हैं। नंबर 1 के ऊपर क्या होता है कि वो स्ट्रिंग देनी होती है जिसको सबस्ट्रिंग करना है। नंबर 2 के ऊपर कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, यानी किस कैरेक्टर से लेके किस कैरेक्टर तक आपने इसको गेट करना है, तोड़ना है। उसके बाद कितना पीस आपको चाहिए, तो उनके सारे इंडेक्सेस बताने होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, सबके इंडेक्सेस बताने होते हैं। तो इस तरह से आप सब स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इनको हम डिटेल में भी एक हम प्रैक्टिकल सेशन भी रखेंगे और आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दी जाएगी जिसमें आपको मैं कोई ना कोई एक केस स्टडी दूंगा जिसकी बेस पे आप लोगों ने डेटाबेस भी क्रिएट करनी होगी SQL सर्वर के अंदर, और फिर उसके बाद ये डिफरेंट जितने भी ऑपरेशंस हैं उन सब ऑपरेशंस के लिहाज से आपको क्वेरीज भी लिखनी होंगी। तो ये एक असाइनमेंट नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको दी जाएगी इसके अंदर। और SQL सर्वर के इंस्टॉलेशन के लिहाज से जो ट्यूटोरियल है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका हुआ है। आप अपने अपने पीसीज के ऊपर SQL सर्वर इंस्टॉल कर लें और फिर उसके बाद ताकि आप लोग आगे जो आपको इस लेक्चर के बाद जो असाइनमेंट मिलने वाली है वो आप लोग कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास लाइक अगर हम ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ वजह होते हैं, हमने ये बात की थी कि गिवन में टेबल जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने भी टपल्स होते हैं वो अनसॉर्टेड पड़े होते हैं, मतलब उनकी सॉर्टिंग किसी चीज़ पर नहीं होती। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम डाटा फैच करेंगे रिलेशन से तो हमारा डाटा जो है वो सॉर्टेड आए। तो सॉर्टिंग के लिए हमारे पास जो SQL के अंदर क्लास है वो है ऑर्डर बाय की क्लास, ऑर्डर बाय, और इसके साथ एक और कीवर्ड DESC, डिसेंडिंग के लिए DESC और असेंडिंग के लिए ASC। अगर हम इसको इसके साथ कंकैटिनेट कर लें तो हमारी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कहें सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, तो अब नेम जो है जब हम कहेंगे ऑर्डर बाय DESC डिसेंडिंग, तो इसका मतलब ये होगा कि सारे वो नाम पहले आएंगे जो Z से स्टार्ट होते हैं और एंड पे जाके आएगा A से स्टार्ट होने वाले। इसी तरह से अगर हम डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग कर दें तो फिर A से स्टार्ट होने वाले नाम पहले आएंगे और Z से स्टार्ट होने वाले एंड पे आएंगे। तो इस तरह से हम ऑर्डर बाय नेम DESC, और बाय डिफॉल्ट में डिसेंडिंग ही होता है।
अगर हम इसके साथ कुछ नहीं लिखते तो इसका मतलब डिसेंडिंग ही होता है। अच्छा आगे चलते हैं कि वेयर क्लास प्रेडिकेट्स। अच्छा एक और ऑपरेटर है वेयर क्लास के अंदर जो कि हमें बहुत ज़्यादा काम देता है, वो है बिटवीन का ऑपरेटर। अगर हमने दूसरा से इस एग्जांपल के अंदर ये है कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्ट्रक्चर वेयर सैलरी बिटवीन, अगर हमें ये कहना है कि सैलरी जो है हमने जो सैलरी है या कोई भी इंटीजर को कंपेयर करना है और उसको लिमिट्स में रखना है, दो लिमिट्स के बिटवीन रखना है, तो हम बिटवीन का कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं प्रेडिकेट के अंदर। और यही पूरी हम ऐसे भी लिख सकते थे वेयर सैलरी ग्रेटर दैन इक्वल टू 90,000 एंड लेस देन इक्वल टू 1 लाख। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हम इसे ऐसे भी लिखते हैं सैलरी बिटवीन 90,000 एंड 1 लाख। अच्छा जी, उसके बाद टप्पल कंपैरिजन, सिलेक्ट नेम कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्टर टीचर्स वो सेक्टर। अच्छा ये इस चीज़ को अभी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। आगे है जी जो हमने सेट थ्योरी पढ़ी थी एफएससी में। सेट थ्योरी के अंदर क्या था कि हम दो सेट्स का यूनियन कर सकते थे, दो सेट्स का हम लोग इंटरसेक्शन कर सकते थे, और इसी तरह से इंटरसेक्शन था, यूनियन था, सुपर सेट वगैरह बनाते होते थे, और इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस थे। तो वही सेट ऑपरेशंस हम यहाँ पे अपने टेबल्स के ऊपर कर सकते हैं, और उसका सिंटैक्स क्या होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट है जी फाइंड कोर्स दैट रेन इन फॉल 2017 और इन स्प्रिंग 2018। हमें ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम लेके आने हैं जो कि पढ़ाए गए हैं कहाँ, फाल 2017 में और स्प्रिंग 2018 में। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्शन वेयर सेमेस्टर इज इक्वल टू फॉल एंड ईयर इज इक्वल टू 2007। अब इससे हमें कौन सा आईडी मिलेंगे, वो सारे कोर्सेज के आईडी मिल जाएंगे जो कि फॉल 2017 के अंदर जो है वो पढ़ाए गए हैं। और फिर उसके बाद हमने इसकी को यूनियन करना है कि एक ये आ गए हैं और दूसरा ये कि यूनियन करें जिससे हमें फर्दर कोर्स आईडी मिले, कौन से वाले मिलेंगे कि जहाँ पे सेमेस्टर स्प्रिंग हो और ईयर क्या हो जाए 2018। इन दोनों की यूनियन करने से हमारे पास ये वाला रिजल्ट सेट आ जाएगा। अच्छा अब लेकिन इसमें ये है कि अगर कोई ऐसा कोर्स होगा कि जो कि 17 में भी पढ़ाया गया, फाल 2017 में भी पढ़ाया गया और स्प्रिंग 2018 में भी पढ़ाया गया, तो ऐसे कोर्सेज जो हैं वो डुप्लीकेट होंगे। लेकिन वो यूनियन का ऑपरेशन ऐसा है कि इसके अंदर क्या होता है कि हमने अगर कोई जैसा सेट्स में होता था कि एक एलिमेंट अगर सेट ए में भी आ गया और बी में भी आ गया, तो हम उसको जो यूनियन का सेट होता था, रिजल्टेंट यूनियन का सेट होता था, उसमें हम 1 से लिखते थे। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर भी कोर्स आईडी अगर दोनों में भी आ जाएगा तो फिर भी वो सेट एक ही दफ़ा हमारे रिजल्ट सेट के अंदर आएगा। फाइंड कोर्सेज दैट रेन इन फॉल 2017 एंड स्प्रिंग 2018। अब इसके अंदर क्या है कि वो कहते हैं कि सब ऐसे बताओ कि जो 17 के अंदर भी पढ़ाए गए हैं और 18 के अंदर भी पढ़ाए गए हैं, तो इसका मतलब सिंपल इंटरसेक्शन। तो उसी तरह से हमने इसका इंटरसेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या है, फाइंड कोर्स दैट रेन इन फॉल 2017 बट नॉट इन स्प्रिंग 2018। मतलब अब ये वो है जो नॉट इन का एक हमारा ऑपरेशन होता था सेट्स के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड है वो एक्सेप्ट का है। एक्सेप्ट जिसका मतलब होता है सिवाय। दूसरे बारे में ये है कि हम यहाँ से ऐसे कोर्स आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि फाल सेमेस्टर है और 2017 के हैं। एक्सेप्ट मतलब सिर्फ छोड़ किन पर हैं, उनको छोड़े हैं जो कि स्प्रिंग सेमेस्टर हो और 2018 में पढ़ाए गए हों, स्प्रिंग 2018 में पढ़ाए गए हों, ऐसे कोर्सेज को हमने क्या करना है, छोड़ देना है। तो यही हमें ऊपर देखेंगे यहाँ पे ये लिखा होता है फाइंड कोर्सेज दैट रेन इन फाल 2017। अब फाल 2017 वाले इस क्यूरी के चलने से फाल 2017 के सारे कोर्सेज आ गए। अब क्या है, बट नॉट इन स्प्रिंग। अब फिर उसके नॉट इन स्प्रिंग का क्या मतलब है कि पहले हम स्प्रिंग के स्प्रिंग 2018 के सारे कोर्सेज लेके आए और फिर इन कोर्सेज में से इन कोर्सेज को हमने माइनस कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास एक रिजल्टेंट बन गया। इस तरह की आगे चलते हैं कि फर्दर क्या होते हैं हमारे पास। अगर हम ये चाहते हैं कि डुप्लीकेशन रिमूव ना हो, हमारे पास
एक्चुअली एक फैसिलिटी है SQL के अंदर कि अगर हम ये चाहते हैं कि रिजल्ट सेट से डुप्लीकेशन रिमूव ना हो, तो हम फिर यूनियन के साथ यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट के साथ इंटरसेक्ट ऑल, एक्सेप्ट के साथ एक्सेप्ट ऑल, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे। तो अगर डुप्लीकेशन भी होगी तो वो डुप्लीकेशन भी अलाउ कर देगा। नेक्स्ट आ गया कहते हैं नल वैल्यूज। इट इज़ पॉसिबल फॉर टपल्स टू हैव अ नल वैल्यू डिनोटेड बाय नल फॉर सम ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स। मतलब कि हम कुछ ऐसे टपल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं कि जिनके कुछ कॉलम्स के अंदर नल वैल्यू आ जाए। नल सिग्निफाइज एन अननोन वैल्यू, मतलब कि बेसिकली मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि नल इज बेसिकली व्हाट द एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू। दिस इज नीदर द स्पेस नॉट द जीरो नॉट द कॉमा और डॉट anything. It's basically null is basically absence of any value. The result of any arithmetic expression involving null is null. मतलब अगर आप नल के अंदर कुछ भी जमा करेंगे या कुछ माइनस करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो रिजल्ट जो है आपका नल ही आएगा। The predicate is null can be used to check for null values. अलबत्ता हम लोग जो प्रेडिकेट है, जो वेयर क्लास है, वेयर क्लास के अंदर हम नल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के अंदर मौजूद है सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी इज नल, कि हमें ऐसे इंस्ट्रक्टर बताएं जिनकी सैलरी जो है वो मेंशन नहीं है टेबल के अंदर, इंस्ट्रक्टर के टेबल के अंदर। तो इस तरीके से नल को हम वेयर क्लास बेस कर सकते हैं, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर या स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के अंदर हम कहीं भी इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हम चीज़ नल के साथ कंकैटिनेट कराएंगे तो वो भी नल ही हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम नल के अंदर कुछ चीज़ प्लस माइनस करेंगे तो वो भी नल ही हो जाएगी। द प्रेडिकेट इज नॉट नल सक्सीड्स इफ द वैल्यू ऑन विच इट इज अप्लाइड इज नॉट नल। अच्छा, नल वैल्यूज के सीक्वल ट्रीट्स एज अननोन, जिसमें मैंने अभी बताया था सीक्वल इसको कहते हैं एब्सेंस ऑफ वैल्यू, मतलब जिसमें मैंने कि इस पर सीक्वल को नहीं पता कि नल का क्या मतलब है। तो जिस चीज़ का मतलब ही नहीं पता सीक्वल को, उसके कंपाइलर को, तो वो किसी चीज़ से कंपैरिजन उसका किस तरह से कर सकता है। तो इसलिए किसी भी वैल्यू को आप नल से छोटा बड़ा या बराबर नहीं कर सकते। इसी तरह इफ कंडीशंस के अंदर भी उसको नहीं यूज़ कर सकते नल वैल्यू, स्विच के अंदर भी नहीं यूज़ कर सकते। तो लिहाजा आप इसको यूँ समझ लें कि ट्रू एंड अननोन, अब ट्रू एंड अननोन इज इक्वल टू अननोन, false and unknown is equal to false, unknown and unknown is equal to unknown, unknown और true is equal to true, unknown और false is equal to unknown। ये सारे के सारे बेसिकली एनालॉजीज बनेंगे। आगे चलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस में ये हमारे मेनू 6 हैं, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, काउंट, ये सारे के सारे हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं।